हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 6 नवंबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी दुनिया में शोर मचाने के लिए। सो गाइस, फोकस करते रहिए अपनी लाइफ में, डेडिकेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। और उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, कि मतलब दैट मीन्स कि आपको हार्ड वर्क के साथ कौन सा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, दैट मीन्स कि वो कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पर्पस, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। सो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। खामोशी से बस आप अपना मेहनत करते जाइए। शोर नहीं मचाना है कि हम ये चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम वो चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो कामयाबी एक दिन अपने आप दुनिया को पता चलेगा आपका, ठीक है ना। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो पहला क्वेश्चन है, द राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडियाज इनिशिएटिव टू इन्हांस इंडिजिनियस कैटल ब्रीड स्टार्टेड इन विच ईयर। मतलब राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वदेशी मवेशियों की नस्लों को बढ़ाने के लिए भारत की पहल किस वर्ष शुरू हुई थी। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, दो बार आ गया, एक 17 कर लीजिएगा, ओके, और ऑप्शन डी 2014। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी 2014, ओके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में स्टार्ट किया गया था दिसंबर में, ठीक है ना। इन्हांस करता है इंडिजीनियस कैटल ब्रीड, जो भी मवेशियों का जो ब्रीड होता है, दैट मीन्स जो इंडिजीनियस होता है, दैट मीन्स इंडिया का होता है, उसको इन्हांस करना है, इसलिए गोकुल मिशन लाया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ओके। गिर काउ ब्रीड ड्यू टू इट्स हाई मिल्ड यील्ड। मतलब ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था गाइज गिर काउ को। गिर काउ एक तरह का ब्रीड है गाय का, ठीक है ना। और इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें हाई मिल्ड यील्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। गिर काउ इज एन इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ कैटल। ये हमारा स्वदेशी है, ठीक है ना, विदेशी नहीं है। गिर काउ यील्ड 18 to 20 लीटर ऑफ द मिल्क पर डे। ये पर डे 18 से 20 लीटर दूध दे सकता है, ठीक है ना। गिर इज ओरिजिनेटेड इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। गिर कहाँ से, जैसे सपोज दैट ये गिर ब्रीड गिर काउ है, ठीक है ना। तो ये गिर एक तरह का ब्रीड है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको इसे महाराष्ट्र और राजस्थान में भी देखा जाता है। अगर अदर बात करते हैं गाइज, अदर इंडिजिनियस कैटल जो ब्रीड होते हैं, जो अलग गाय के प्रजाति जो होते हैं, वो रेड सिंधी भी होते हैं, सहीवाल हैं और हॉलिकर हैं, ठीक है ना। ये 3 और अलग प्रजाति है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अगर नोडल मिनिस्ट्री का अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्री इसके अंडर में आता है, तो मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग। ये मिनिस्ट्री, और ये मिनिस्ट्री किन के हाथ में है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ओके। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। आर्लम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी यूपी एंड ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी तमिल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी केरला। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, ये देखिए केरला का, ये वेस्टर्न एरियाज हो गया, ये केरला का मैप है, ठीक है, और इधर साइड वेस्टर्न एरिया है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पॉइंट का, तो ये लोकेटेड है, आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, ठीक है ना। केरला में कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्दर्न मोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, वहाँ कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एज ए सिचुएटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है गैस, क्योंकि रिसेंटली माइस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक अटैक हुआ था फॉरेस्ट वॉचर्स, जो भी फॉरेस्ट गार्ड लोग होते हैं ना, उस पर अटैक कर दिया गया था केरलम आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसी से रिलेटेड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गया, ठीक है ना। आफ्टर अटैकिंग मायोस्ट, केरला गवर्नमेंट डिप्लॉय किए हैं केरला में थंडर बोल्ट्स जो फोर्स हैं केरला में, ठीक है ना, और हेलीकॉप्टर को एज ए डिप्लॉय कर दिया गया है ये छानबीन के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं गाइस, केरला एज ए न्यूज़ में आया है, तो केरला के जो सीएम है पिनाराई विजयन है, ठीक है ना, वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। बात करते हैं एडलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं केरला का, ठीक है ना। अगर इसे हम जूम इन करते हैं, ये देखिए ये केरला का मैप हो गया, ठीक है ना, ये वेस्टर्न घाट है इधर, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ आपको दिख रहा होगा अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। केरला में ये वायनाड रीजन हो गया, ठीक है ना, ये मालाबार हो गया, साइलेंट वैली फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ है, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग दैट इज SWIM प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। उपसतह जल बर्फ मानचित्र दैट इज SWIM परियोजना किस संगठन से संबंधित है। एंड आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जेक्सा, एंड ऑप्शन सी इसरो, एंड ऑप्शन डी रॉस्कोमोस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए नासा। जैसा कि पता ही होगा कि नासा USA का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जेक्सा हो गया जापान का, ठीक है, और इसरो हो गया किसका, इंडिया का, ठीक है ना। इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और रॉस्कोमोस हो गया रसिया का, ठीक है, याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सो अगर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग स्विमिंग प्रोजेक्ट जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसका एम है डिटेक्ट करना वेयर देयर इज मोस्ट लाइकली वाटर आइस बीनीथ मार्टिन ग्राउंड। मार्टिन ग्राउंड मतलब जो मार्स पे जो ग्राउंड होते हैं ना, वहाँ ज़मीन के अंदर और वाटर आइस है या नहीं, इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इसका लक्ष्य यह है पता लगाना है कि सबसे अधिक कहाँ मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे पानी की बर्फ होने की संभावना है, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, टू लोकेट द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सेस वाटर आइस बरीड अंडर द मार्टिन, मतलब एक ऐसा जगह एक मैप तैयार किया गया है गाइस, ये स्विम प्रोजेक्ट के तहत एक मैप तैयार किया गया है कि मार्स का एज ए मैपिंग किया गया है कि कौन सा एज ए लोकेटेड, दैट मीन्स नॉर्थ साइड ऑफ मार्स, साउथ साइड ऑफ मार्स, ईस्ट और वेस्ट साइड ऑफ मार्स, कौन सा एज ए प्लेस है जहाँ प्लेसेस हो वो एक्सेस कर सकते हैं वाटर आइस का, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, नासा का जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द पोटेंशियल वाटर रिसोर्सेज ऑन मार्स, सेम है वही। अगर स्विम प्रोजेक्ट का बात करते हैं, इसमें यूज़ हुआ है हाई रेजोल्यूशन का इमेज साइंस एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ इसको एज ए टर्म डोनेट किया जा रहा है HIRIAC, ओके, याद रखिएगा, टू स्टडी करने के लिए मार्स को, ओके। सो गाइस अगर स्विम का बात करते हैं तो स्विम का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग, ठीक है ना। एक तरह का मैपिंग किया गया है मार्स प्लेनेट से रिलेटेड, ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं गाइस, और ये प्रोजेक्ट है किसका, नासा का, याद रखिएगा। नासा एज ए न्यूज़ में आया है तो वो एज ए फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1958 को, ओके। नेशनल, इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज बहुत सारे एग्जाम में एज ए नासा का एज ए फुल फॉर्म भी देखने को मिलता है, जैसे रेलवे में पूछा गया था पिछले बार बिहार का जो SSC CGL हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। रेलवे में CHSL में बहुत सारे एज ए एग्जाम में पूछा जाता है नासा का फुल फॉर्म, सो याद रखिएगा, ओके। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है गाइस, वाशिंगटन DC USA में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, जो नासा के जो हेड हैं नासा के, वो कौन है, विल नेल्सन है, ठीक है ना, विल नेल्सन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज होस्टिंग ए कंट्री लीड इनिशिएटिव इवेंट एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन का फॉरेस्ट फोरम जो हो रहा है वो हमारे इंडिया साइड से कौन सी मिनिस्ट्री एज ए पार्टिसिपेट किए हैं, उत्तराखंड में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये इनिशिएटिव जो हो रहा है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया साइड से कौन से मिनिस्ट्री एज ए पार्टिसिपेट किए हैं, एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल शक्ति मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो आई थिंक ये सिंपल था, आप सभी को पता ही होगा कि ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एज ए पार्टिसिपेट किया जा रहा है, ठीक है ना। हेल्ड हो रहा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है ना। इसका एम है टू कंट्रीब्यूट करना डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड UN strategic plan for the forest, that is UNSPF, focusing on thematical areas related to the forest fires and the forest certificate। सो देखिए हिंदी में लिखा है, इसका उद्देश्य सस्टेनेबल पर चर्चा में योगदान देना है, ठीक है ना। वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना ऐसे बनाना है, जंगल में आग से संबंधित विषयों पे ऐसे ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। इसका मेन एम है कि गाइस फॉरेस्ट को एज ए प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना, सस्टेनेबल एज ए डिस्कशन करना, उस पे रिलेटेड ये चर्चा चल रही है। सो याद रखिएगा, एक तरह का फॉरम है, UN का है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो सो अगर बात करते हैं UNFF, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉन्च
किया गया था किसके द्वारा, यूएन का जो इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल है ना उसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है ना। यूएनएफएफ एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है, ठीक है ना। अब प्रोमोट करता है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। जितने भी टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ना उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंजर्व करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, उस पर ये फोकस करता है यूएनएफएफ, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कैसे यूएनएफएफ में कौन कौन से मेंबर एज इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ बताते हैं जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी स्टेट मेंबर होते हैं वो सभी एज ए इनडायरेक्टली एज ए यूएनएफएफ के मेंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 1992 में क्या हुआ था, यूएन का कॉन्फ्रेंस होता है ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट जो कि अडॉप्ट करता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, जो कि एजेंडा 21 से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो गाइज 1992 में आप सभी लोग को पता ही हो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस चला था, ठीक है ना। उसमें एजेंडा 21 बोला गया था, ठीक है ना। एजेंडा 21 क्या है, आइए उससे रिलेटेड भी आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बहुत सारे एज ए फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट क्लाइमेट से रिलेटेड इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले उस सबको एज ए देखते हैं। 1995 में क्या हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट एज ए क्रिएट किया गया था, याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल फॉरम। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल था पहला में ऑन फॉरेस्ट पे, ठीक है ना, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया था। और ये 1997 में इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है ना, कि कैसे क्या किसको कैसे एज ए मैनेजमेंट करना है, प्रोटेक्शन करना है फॉरेस्ट से रिलेटेड, ये एक फोरम बनाया गया था, ठीक है ना, 1997 में। और ये लोगों का ग्रुप का एक पैनल बना था, ठीक है, याद रखिएगा। सो अगर बात करते हैं गाइज ये जो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, ये जो 1995 में जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट पे जो बना था और 1997 में इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट पे जो बना था, ये बेसिकली क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल फ्रॉम 1995 टू 2000 1995 से 2000 के बीच जो भी फॉरेस्ट के प्रिंसिपल हैं उसको एज ए इम्प्लीमेंट करना था, इस्टेब्लिश करना था, इसलिए ये दोनों एज ए लॉन्च किए गए थे, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस, एजेंडा 21 आया था न्यूज़ में, यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, एजेंडा 21 एक्चुअली ये 21st सेंचुरी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, ठीक है, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED, बहुत सारे एग्जाम में इस सब का एज ए फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सो ध्यान रखिएगा। हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरियो, जैसा कि मैंने यहाँ आप लोगों को डिस्कस किया था, ठीक है ना, इस पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था, ओके। रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील, ठीक है ना। 3 से 14 जून हुआ था 1992 में, ठीक है ना। तभी एजेंडा 21 वहाँ एज ए एजेंडा लिया गया था, ठीक है। सो गाइस ये UNFF है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये 18th एडिशन है, ठीक है ना। एंड 19th इसका जो सेशन चलेगा मई 2024 में चलेगा। सो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रिसेंटली कंडक्टेड इट्स इनॉग्रल फायरिंग ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट ऑपरेशन, नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर। किस हेलीकॉप्टर ने, भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने हाल ही में दिन और रातों दोनों ऑपरेशन के दौरान अपने उद्घाटन फायरिंग की है, मतलब ऐसे गन एज ए माउंट किया गया है उस हेलीकॉप्टर पर, ठीक है ना, इस ऑपरेशन के दौरान। सो कौन से हेलीकॉप्टर हैं, सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रचंड, ऑप्शन बी है ध्रुव हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी हो गया चिनूक एंड ऑप्शन डी तेजस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रचंड, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। प्रचंड न्यूज़ में क्यों है गाइस, क्योंकि एक एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है ना, कंडक्ट किया गया है। इसमें 20 mm का नोज गन और 70 mm का जो रॉकेट, ठीक है ना, उसको इक्विप्ड किया गया है, दैट मीन्स माउंटेड किया गया हेलीकॉप्टर पर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ओके। हेलीकॉप्टर को एज ए लॉन्च किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और न्यू एयर टू एयर मिसाइल हो गया, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस, ये प्रचंड है, प्रचंड का जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है, ठीक है ना, इसका रेंज 700 किलोमीटर तक है, ठीक है। प्रचंड जो कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। ये इंडिया का पहला है इंडिजीनियस मल्टी रोल है, ठीक है ना, याद ध्यान दीजिएगा। और इसको डेवलप किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, HAL के द्वारा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइज, बहुत सारे टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि इंडियन फोर्स के पास एज ए मौजूद है, तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एयरक्राफ्ट का अगर टाइप्स हम देखते हैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, अटैक एयरक्राफ्ट होता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और हो गए रिकोनाइजेंस एयरक्राफ्ट एज ए सैन्य अभ्यास के लिए, ठीक है ना, ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट का, सुखोई 30
MKI है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिसॉल्ट रफाल जिसको MiG-29 बोला जा रहा है, ये भी एज ए फाइटर एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में है। तेजस जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये सब फाइटर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अटैक एयरक्राफ्ट का बात करते हैं गाइस, तो इसमें स्पेस कैट जगुआर हो गया, ठीक है ना, तेजस हो गया, MiG-27 हो गया, ये अटैक एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मतलब कि एज ए ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है एयरक्राफ्ट, वो हो गया लॉकहीड C-130J, ठीक है ना, सुपर हरकुलस हो गया, ठीक है ना, एंटोनोव AN-32 हो गया, बोइंग C-17 हो गया, ग्लोब मास्टर 3 हो गया। ये सब ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में आता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, जिसका अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें आ गया HAL ध्रुव हो गया, मिलमित 17 हो गया, ठीक है ना, बोइंग AH-64 अपाची हो गया, ठीक है, HAL रुद्रा हो गया जो कि वेपनाइज्ड ध्रुव है, उसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। फिर HAL प्रचंड हो गया, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं रिकोनाइजेंस एयरक्राफ्ट जो कि सैन्य अभ्यास के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें IAI हीरोइन हो गया, ये भी एक तरह का हेलीकॉप्टर एज ए कैटेगरी है रिकोनाइजेंस एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में, ठीक है ना। इम्बैरियर EMB 145 हो गया, ठीक है ना, ये सब, और HAL चीता हो गया, ये सब एज ए कैटेगरी है हेलीकॉप्टर का, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।